गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। हमारी फैमिलीज घर पे भी वेट करती है ना ट्रेनिंग का। तो क्योंकि हम एक ऐसी बीमारी से डील कर रहे हैं जो प्राइमरी है, क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है, फेटल है इफ़ अनट्रीटेड, जिसका क्योर नहीं बना, जिसका एक तरीका बना है बस ट्रीटमेंट का तरीका। अब ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं हॉस्पिटल से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से घर फॉलोअप तक, ये सब एक तरीका है। इस तरीके के ज़रिए हम अपने पेशेंट को रिकवरी में ला सकते हैं। शॉर्ट कुछ नहीं है, देखो ये प्रॉब्लम, ये तरीका है। और अगर हम देखें कि ये तरीका चलो मान लिया मुश्किल है, पैसे लगते हैं, सब कुछ होता है, मगर फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है, देयर इज़ नो अदर वे आउट। तो इस तरीके में हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मतलब दो चीज़ें मैम ने जैसे कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो द वर्ड सेज एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, मतलब साढ़े अंदर सानू वो स्किल, वो क्षमता, वो कैपेसिटी लेके आनी है ताकि असी रिस्पॉन्स किसी चीज़ नू किवें हैंडल करना है, डील करना है, ਜਾਂ उस चीज़ नू किवें आंसर करना है, एबिलिटी वो लेके आनी है। ठीक है, द वर्ड कोई ब्रेक करके देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। इसमें एबिलिटी टू रिएक्ट नहीं बोला उसने, क्योंकि एडिक्शन में हमारे अंदर कौन सी आ रही होती है डील करने की, एक रिएक्ट करने की। ठीक है, हमारी एक इम्पल्सिव नेचर है। हमने देर एंड देन देखा, मतलब रमन के फादर ने कहा कि आया और हमने देखा, तो पहला रिएक्शन क्या था, उन्होंने बोला कि मैं उसके साथ मेरा जवाब सवाल, ठीक है, या क्रिटिकल रिमार्क्स। नॉर्मली हम सब यही करते हैं जब हमने देखा बच्चे को नशे में, जब हमने देखा कोई वीक एक्शन, इसका मतलब कि हमारा रिएक्शन क्या है, सिर्फ उसको क्रिटिकल रिमार्क्स या उसकी इंसल्ट करना। बट यहाँ पे जैसे मैम कह रहे हैं कि एक तरीका सीखना पड़ेगा, एबिलिटी, एक हमें एक क्षमता, एक कैपेसिटी, एक वो स्किल सीखनी पड़ेगी जिससे हम पेशेंट को डील करेंगे। सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगी, ठीक है, एज अ फैमिली मेम्बर, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डेलीगेट करना सीखूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना दोनों ही हमारे ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, ये नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, हिंदी वर्ड यही बोला जाता है ना कि ये जिम्मेवारी है, देनी है, तो जिम्मेवारी हमने देनी भी है और उसको लेनी भी सिखानी है। तो दोनों चीज़ें हम आज देखेंगे कि एज अ फैमिली मेम्बर कि हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले रहे हैं। हमने कुछ लास्ट मीटिंग्स में हमने यही बात की है कि फैमिली प्रोग्राम, जहाँ एडिक्शन की ट्रीटमेंट पहले कहाँ से शुरू होगी, फैमिली फर्स्ट। ठीक है, अगर फैमिली प्रोग्राम को समझती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, तो हमारा नंबर 2 पे हमारा टारगेट होता है हमारा पेशेंट। अगर फैमिली सेफ होती है तो हमारा पेशेंट आगे चलता है, अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है तो हमारा पेशेंट आगे चलेगा। इतने सालों से अगर एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करी फैमिलीज़ पर कि जो इनेबल करती हैं, जो बढ़ावा देती हैं, उससे भी कोई हल नहीं निकलता, जो भड़काती हैं, प्रोवोक करती हैं, उससे भी कोई हल नहीं निकलता। तो किसी डेटा पे बेस होकर, किसी नतीजे से निकल कर ये बात आई है कि बातचीत करना सीखो, असर्टिव होके बोलो। अब अगर आपकी ही सिचुएशन हम लें, आपने पहले भी इनेबल किया और प्रोवोकिंग भी हुई, ठीक है, हमने अब जिम्मेवारी कैसे देनी है, बेटा ये बात गलत है, ठीक है, ये प्रोग्राम के अगेंस्ट है, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। अगर आप उसी की टोन में मैच करके या उससे ऊपर प्रोवोक करेंगे, वो काम नहीं आएगी, क्योंकि वो उस बात को पकड़ लेगा। तो उसके बाद थोड़ी जिम्मेवारी तो उसे देनी है ना, हो सकता है उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, पर क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है और आज तक आप बिठाई जा रहे हो, अब आपने अपने लिए और मुश्किल कर दिया ट्रीटमेंट। ना आपने अपने हाथ से पैसे देने हैं, ना आपने अपने हाथ से नशा देना है।
अगर वो जाता है बाहर एक बार, जाने दो, क्योंकि ये प्रोसेस है। कई जाके 6-6, 7-7 महीने नहीं करते, बट कहीं ना कहीं जब कमी रह गई होती है, कैरेक्टर फ्लॉ पे नहीं काम किया होता, तो रिलैप्स हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। अब थोड़ी सी जिम्मेवारी, क्योंकि 3 महीने ट्रेनिंग हुई है, तो थोड़ी सी जिम्मेवारी देनी है। ये नहीं उसे बोलना जा तू जाके ले ले, आपने ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आपने बस वो बैठ के बोलकर बैठ जाना है। देखिए अल्टीमेट फेयर मतलब एक पेशेंट जब घर जाता है, आप सबके अंदर क्या चल रहा है, तो बिगेस्ट फेयर सबसे ज़्यादा क्या होगा? नशा ना कर ले। ठीक है, बिगेस्ट फेयर है। और ये कह रहे हैं कि अगर आप कहोगे कि मैं उसको इनेबल कर दूं, या मैं उसके लिए बेस्ट करके बाद भी, क्या आपको लगता है कि आपका फेयर ख़त्म हो जाएगा? सो हम जिस चीज़ को रोकते हैं ना, वही चीज़ हमें लगता है कि वो आगे प्रसिस्ट होती है। वो कहते हैं ना, फेयर इज़ ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय देन फेथ। कि सिर्फ हम अपने डर के कारण हम कहते हैं कि नहीं, या कुछ हो ना जाए, कुछ कर ना ले, है तो फिर ये ना कि ये ड्रिंक कर लेगा, ये जाके कर लेगा। भाई बीमारी तो हम कह ही रहे हैं कि ऐसी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं साथ चल रही। दैट मीन्स वो फर्स्ट पॉइंट निधि मैम बता रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड में पूरा का पूरा ट्रीटमेंट बसा हुआ है, एक्सेप्टिंग द डिजीज। जब हम बोलते हैं कि हम इस पर्सन को स्वीकार करते हैं, तो दैट मीन्स वो जैसा भी है हम उसको स्वीकार करते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, तो दैट मीन्स पूरी तरह से हम इस बात को स्वीकार करते हैं। एक्सेप्टिंग द डिजीज़ मतलब कि रिलैप्सिस डिजीज़ का हिस्सा है, ये डर भी डिजीज़ का हिस्सा है, हर चीज़ डिजीज़ का हिस्सा है। वो डिजीज़ है जो ख़त्म नहीं हो सकता, मगर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जब हम थोड़ी देर बाद हर दिन ये किंतु परंतु ले आते हैं, नहीं ऐसा नहीं, वही वैसा नहीं, ऐसे, दैट मीन्स अभी भी हमने ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइफ लॉन्ग बीमारी है, तो आपको करना पड़ेगा, हाँ लाइफ लॉन्ग है, जितना मर्जी दर्द हो। मैम ने वर्ड यूज़ किया था क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग बीमारियाँ। अब आप बताइए कि जब किसी इंसान को लॉन्ग लास्टिंग बीमारी लगती है, ठीक है, अगर उसको बीपी या शुगर निकल आए, तो क्या उसका उस मेडिसिन के बाद उसका कभी फ्लक्चुएशन नहीं आता? आप लोग बहुत सारे यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स बैठे होंगे कि आप इंस्पाइट ऑफ आप बेस्ट जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, फिर भी शुगर कितने ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाती है। तो फिर यहाँ पे जब बात एडिक्शन की आती है, तो हम एक एक्सट्रीम अप्रोच क्यों ले लेते हैं कि पेशेंट का एक बार इलाज कराया कि वो कभी उसके बाद स्टम्बल या फॉल बैक या कोई वीक एक्शन करेगा ही नहीं। इसका मतलब कि हम बीमारी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बीमारी यहाँ पे स्वभाव की ज़्यादा है, बीमारी यहाँ पे बिलीफ सिस्टम आपके नज़रियात की ज़्यादा है, सब्सटेंस की तो बाद में। सो राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज़, ये एक जानना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ एक्सट्रीम या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कर पा रही। मतलब सिंपल, अगर ये बीमारी में वीक एक्शन होगा तो दैट मीन्स कि मैं ब्लेमिंग टू कर्मास या ब्लेमिंग टू ट्रीटमेंट में तो नहीं आ जाऊंगी। तो फिर आप दूसरी क्रॉनिक बीमारियों के साथ क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? वहाँ पे तो हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं कि जो आज लो हो गई, आज हाई हो गई, इस कारण असी ये प्रिकॉशंस लिए। यानी कि पूरे ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद भी, मतलब यहाँ से जाने के बाद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हाँ जी, एक मिनट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप बीमारी को अपनाते हो। तो जब आप बीमारी को अपनाते हो, उसका जो भी नेचर है, जो भी डेफिनेशन है, जो बीमारी के साथ आता है, उसको अपनाना पड़ेगा। आपको रोज़ अपने आप से बातचीत करनी पड़ेगी, बिकॉज इशू है बीमारी और ट्रीटमेंट, नॉन इशू पूरा दिन 24 घंटे में दिमाग में आएंगे, जो वहाँ से ध्यान हटाकर नॉन इशू में लगाएंगे, वो आएंगे विचार। फिर आपने अपने आप को बार बार याद दिलाना है, ये बीमारी है,
और बीमारियां I think- रिलैप्स करती हैं। मैम मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर मतलब ऑपोजिट करें तो मुझे बहुत इजी वर्ड लगेगा कि ब्लेमिंग। जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी उसको आपको इजी क्या लगता है, ब्लेम करना। अब आप ये देखिए कि ब्लेम सिचुएशन को करना है, ब्लेम सर्कमस्टांसेस को करना है, जहाँ ब्लेम किसी भी चीज़ को करना है, उसमें आप राहत एस्केप रूट ढूंढेंगे कि आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि बीमारी तो घर पे आ गई है, अब मुझे क्या अपने मतलब मेरा प्लान ऑफ एक्शन अब क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, आपके टाइम की, आपके रिसोर्सेज की, आपकी एनर्जी की, क्या आप उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें चाहिए बीमारी में को अगर ठीक करना है हमें। तो अगर आप अभी एस्केप रूट शॉर्टकट मतलब ये ढूंढ रहे हैं, ब्लेम कर दूं कि हाय पता नहीं किवें आ गया, कित्थों आ गया, मतलब साढ़े खानदान विच, दैट इज़ वेरी ईजी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप सेल्फ पिटी मोड में जाके ब्लेम करके रो लेंगे, बट क्या होगा, प्रॉब्लम के घेरे में ही आप गोल गोल घूमते रहेंगे। चलिए मान लेते हैं आप ब्लेम करते हैं, आप ब्लेम करते हैं कि ट्रीटमेंट हमने ठीक नहीं किया, ठीक है। सो हम किस बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसमें रिलैप्स पॉसिबल है, जिसमें पेशेंट की क्षमता कैपेसिटी धीरे धीरे बड़ी होती है। मान लीजिए आप पेशेंट को ब्लेम करते हैं मगर वो तो पेशेंट है, उसकी बीमारी का हिस्सा ही ये है। सो कहीं भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हम ये वाली बातें करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पेन को बढ़ाएंगे। एक्सेप्टेंस में आई थिंक आप कुछ कहना चाहते थे, सॉरी। मेरे को पूछना था कि जब तक पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये नशे मेरे लिए नहीं बने, तब तक सोब्राइटी नहीं आ सकती और तब तक रिकवरी नहीं आ सकती। तो हाउ कैन नहीं बने तब तक तो एब्स्टिनेंस ही नहीं आता मैम। हाँ, हाँ जी। तो फिर कैसे फैमिली हेल्प कर सकती है उसमें? बाय रीइंफोर्सिंग द ट्रीटमेंट, उसको वापस ट्रीटमेंट प्रोसेस में लाके काउंसलर से मिलके, डॉक्टर से मिलके, मेडिसिन की हेल्प से, मतलब रास्ता एक ही है। बार बार रीइंफोर्स करके उसको, जैसे वो कहता है मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, उसी लहजे में हमें बोलना है सॉरी पॉसिबल नहीं है, हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, टिल वो उस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। क्योंकि आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि जब हम डिजीज़ कहते हैं तो सब कुछ ही तो खराब है। पेशेंट का दिमाग, बॉडी, बायो साइको सोशल खराब, घर का एनवायरनमेंट खराब, सब कुछ खराब। इतनी सारी चीज़ों की मरम्मत करनी है, इतनी सारी चीज़ों पे वर्क करना है। सो अब ये आपके क्वेश्चन के पीछे क्या बात छुपी है? हम थक गए, हम थक गए। कितना और करें, कितना और करें? नहीं मैडम, थोड़ा सा पता क्या है, नहीं, मैं उस पे आ रही हूँ सर। हम थक गए हैं, दैट इज ट्रू, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ दिस बीमारी कि ये थका देती है, ये अका देती है, ये फ्रस्ट्रेट कर देती है। बट एंड ऑफ द डे क्वेश्चन तो patient कैसे समझेगा? व्हाट टू डू। जितना हम स्ट्रॉन्ग, हम असर्टिव होंगे, जितने हम ऑनेस्ट होंगे, जितना हम भी अड़ जाएंगे उस बात पे, पेशेंट की रिकवरी अफेक्ट होती है। मैम देखो, एनवायरनमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब जब इसको आगे आओ, आगे। ये वाला एनवायरनमेंट एक मिल रहा आगे आओ। ठीक है, तो वो रियलाइजेशन इज बाय द ग्रेस ऑफ दैट हायर पावर। हम उस प्रोसेस में बने तो रहें, हम बीज को मिट्टी में डालें तो सही, तो ही एक दिन वो अपरूट होगा, ठीक है। अगर हमने उसको वो इन्वायरमेंट ही नहीं दिया तो चांसेस तो हमने बिल्कुल बंद कर दिए उसके कि ये बीज कभी स्प्राउट होगा, जर्मिनेट होगा। सो देखिए, कुछ चीज़ें तो मतलब ये कब पेशेंट के अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, वो दैट तो हायर पावर नोज। बट हमें पता है कि हमारा जो राइट एक्शन था बेटे को ट्रीटमेंट में लेके आना, यू नेवर नो, 1 मिनट में रियलाइजेशन बैठे बैठे किसी को हो जाती है और किसी को 1 साल लग जाता है। और हमने अपना 33% ही करना है, क्योंकि यही कर सकते हैं,
33 से ऊपर जाएंगे तो या इनेबलिंग होगी या प्रोवोकिंग होगी। So don't shift the focus कि उसके अंदर एक्सेप्टेंस कब आएगी, ठीक है। फोकस आप अपने ऊपर लेके आइए कि मेरा जो एक एक्शन है वो एक उसकी रिकवरी में सपोर्ट कर रहा है। यू डू योर 33% ना, रेस्ट वो है एक हायर पावर। ये हम में से किसी को नहीं पता। 1 मिनट में यहाँ पेशेंट को रियलाइजेशन हो सकती है। 1 मिनट को यहाँ पे सुब्राज जी को रियलाइजेशन हुई थी कि हाँ साइकोटिक सिम्टम्स मेरे बढ़ गए हैं, सो अब मुझे वापस सरेंडर करना पड़ेगा। एंड कई बार इट टुक इयर्स फॉर अ पेशेंट, बट द थिंग इज कि आप राइट एनवायरनमेंट दें तो एक दिन उस इंसान के अंदर रिकवरी का बीज, वो सीड जो लग गया होता है, हमें नहीं दिख रहा होता, वो ज़रूर अपरूट करेगा, वो ज़रूर खिलेगा। आप एनवायरनमेंट दीजिए, यू डू योर 33%, ये छोड़ दीजिए बिकॉज ये एरिया ऑफ कंसर्न है कि ये कब ठीक होगा, ये कब नॉर्मल होगा, ये कब एक्सेप्टेंस में आएगा। एरिया ऑफ प्रॉब्लम है, राइट। एरिया ऑफ कंसर्न जो हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द डिजीज़ को अपनाना, मानना कि बीमारी है। फॉलोइंग कंप्लीट ट्रीटमेंट। कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है? क्या है कंप्लीट ट्रीटमेंट? एक लाइन में बताओ मुझे, सिंपल। कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है? बीमारी क्या है? डिजीज ऑफ एडिक्शन, ब्रेन डिसऑर्डर। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? स्टेज वाइज बताओ। डिटॉक्स, विड्रॉल मैनेजमेंट, सेकंड रिहैबिलिटेशन, थर्ड फॉलो अप एंड फॉलो अप। ये ट्रीटमेंट है। बस ये 1 डेफिनेशन है। अब इसको आप लंबा करो, छोटा करो, जो मर्जी करो, इट डजंट मैटर। अगर 10 कीमोथेरेपी है तो 10 देनी है, इट डजंट मैटर। तो थर्ड पॉइंट जो कहता है वो ये है, हीलिंग देमसेल्व्स फर्स्ट। फैमिली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को हील करना, अपनी पेन को हील करना। पहले ये अपना के कि सोर्स ऑफ पेन जो है वो हमारा पेशेंट नहीं है, बीमारी है। अब उसकी वजह से हमारे अंदर जो कड़वाहट, इनसिक्योरिटी, हर तरह की पेन आ चुकी है, हमने उससे अपनी जिम्मेवारी पे निकलना है। वो पेशेंट नहीं कर सकता, वो और कोई नहीं कर सकता। आप यहाँ पे सब बैठे हैं, ठीक है। अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, बीमारी घर पे आ गई है, अब मैंने को मतलब वो ब्लेमिंग मोड पे जाना है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मोड में जाऊंगी कि भाई बीमारी आ गया, अब इसका इलाज कराना है और इलाज के लिए थोड़ी सी मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा। क्या मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ? अपने आप से पूछिए कि बीमारी है, बीमारी क्रॉनिक है, बीमारी प्रोग्रेसिव है, बीमारी मतलब यहाँ पे ट्रीटेबल है। कोई डेंगू चिकनगुनिया वाला कोई ऐसे आपको मेडिसिन नहीं दी जा रही कि हफ्ते 10 दिन में आप बेटर हो जाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग है। क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपके मन में आता है कि इसने नशा किया, इसी का इलाज कीजिए? आप हमें क्यों बोल रहे हैं आने के लिए? आप हमें क्यों बोल रहे हैं लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए? आप हमें क्यों बोल रहे हैं इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए? क्या आप इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फैमिली मेम्बर ले रहे हैं? पहले तो ये बताइए। बीमारी तो आ गई है, कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, इसका तो अब ये सर्कल ऑफ कंसर्न है। बस प्रेजेंट सीन है कि आ गई। क्या मैं जिम्मेवारी उठा रही हूँ अपने बेटे की, अपने हस्बैंड की, उसके इलाज के लिए? कि मैं थक जाऊंगी, कि मैं अक जाऊंगी, कि अगर उससे कोई वीक एक्शन हुआ तो मैं कह दूंगी जी अब ट्रीटमेंट टर्मिनेट करो? पहले इस चीज़ की क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? फिर तुम पेशेंट की बात करते हैं, क्योंकि सफ़र आपके बिना हम नहीं चल पाएंगे, आपके बिना वो नहीं चल पाएगा। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि ये बीमारी को टाइम लगना है। जब हम कहते हैं एक्सेप्टिंग द डिजीज, तो उसके दूसरे शब्द जो हैं जो हम समझा सकते हैं वो है एक्सेप्टिंग द पेन। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में दर्द आ चुका है। अब बीमारी का दर्द मंजूर है कि इलाज का दर्द मंजूर है, उसमें से चॉइस मेक करनी पड़ेगी।
एक्सेप्टिंग द डिजीज मतलब एक्सेप्टिंग टू मेक चॉइसेस। जब तक हम पेशेंट के साथ रहते हैं ज़िंदगी भर, हमें हमारे सामने रोज़ 2 चॉइसेस आया करेंगी, एक जो हमें रिकवरी के बाहर लेकर जा सकती है, एक जो हमें ट्रीटमेंट में रखेगी। एक है पार्टी पर जाना, एक है नहीं जाना, एक है फॉलो अप करना, एक है कोई घर में प्रोग्राम है, एक है कि ट्रीटमेंट कराना है कि बस अब छोड़ देना है उस हाल पे। क्योंकि एक सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते, वो है जब कहते हैं कि अब देखा जाएगा जो होगी, फिर कोई भी मदद नहीं कर सकता, फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज भगवान भी कहता है कर्म करो, एक्शन। हम सिर्फ एक्शन कर सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आएगा, दैट मीन्स आप कितना हील हो चुके हैं, आप कितना ट्रेन हो चुके हैं, आप कितने असर्टिव हैं कि जो मर्जी हो, हम बीमारी में तुम्हारे साथ नहीं, जो मर्जी हो ये एक्सेप्टेबल नहीं, मतलब जो मर्जी हो आपको ये दोनों को कहना पड़ेगा। मतलब अपने आप से आप पूछिए कि जब मतलब उसको देखते हैं तो आपके अंदर हेटफुल एक्सेप्टेंस आती है कि ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस आती है बीमारी को लेकर। मतलब क्या आपको लगता है कि यार मतलब मैं एक एडिक्ट की वाइफ हूँ, ठीक है, मैं एक एडिक्ट की मतलब यहाँ पे मदर हूँ या फादर हूँ, मेरे अंदर कौन सी फीलिंग्स आती है, मेरे को ये फीलिंग उसके लिए क्या मतलब हॉस्टाइल फीलिंग्स लेकर आती हैं, ग्रज की फीलिंग्स लेके आती हैं, नफरत की। हेट्रेड की फीलिंग्स लेकर आती हैं कि इसने सब कुछ खराब कर दिया, ये फीलिंग आती है कि आपके अंदर ये फीलिंग, ये शिफ्ट आया है कि यार बीमार इंसान है, इसको मदद की ज़रूरत है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके इस दोनों माइंडसेट के फ्रेम से ही पता लगेगा। जब आप कहते हैं आप थक गए, रमन के पापा, जब आप थक जाते हैं तो क्या चीज़ हेल्प करती है? डॉक्टर पे विश्वास और आपका प्यार अपने बच्चे के साथ। सबसे पहली चीज़, डू यू लव योर पेशेंट, डू यू वांट टू बी विद योर पेशेंट। सेकंड इज, डू यू ट्रस्ट द ट्रीटमेंट, एंड थर्ड इज दिस प्रोग्राम। अगर ये प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग, यही बीमारी का हिस्सा है ना, क्योंकि रिसर्च ने बोला ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो मीटिंग है, ये उन फैमिलीज़ को हेल्प करेंगी जो केयर गिवर्स हैं। तो यानी कि यहाँ से हमें होप, ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, होप चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और वो इस साइंटिफिक मॉडल में है। इसलिए बोलते हैं मीटिंग्स अटेंड करो। हम लोग टाइम पे नहीं आते, वेरी सॉरी टू से, आप में से बहुत लोग लेट हैं आज। अगर आपको अपनी बीमारी के सीरियसनेस का एहसास है तो आप लेट नहीं होगे, जो मर्जी कारण हो। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, प्रायोरिटी होता है, हम उसकी प्लानिंग करते हैं, हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं। तो जितनी फैमिलीज पंक्चुअल हैं, जितना वो आती हैं, जितना वो रोज़ घर बैठ के लाइव मीटिंग सुनती हैं, इसलिए मतलब इसका मतलब है वो कुछ चाहती हैं, वो डेस्परेट हैं, वो दिल से अपने पेन को ख़त्म करना चाहते हैं। बट अगर आपके लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले रहे, तो हम सारा कुछ पेशेंट पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अगर फैमिली फर्स्ट कहा गया है तो फैमिली आगे चलती है, पेशेंट पीछे चलता है। अगर फैमिली नहीं चलेगी तो पेशेंट का चलना मुश्किल हो जाएगा। एंड सेकेंडली मैम, आपके क्वेश्चन का एक डायरेक्ट और आंसर भी है, क्या बीमारी सिर्फ आपके पेशेंट में? डू यू अंडरस्टैंड कि इलनेस आपके घर के एनवायरनमेंट में भी है? Your daughter is suffering, you are suffering, he has issues. So एक पर्सन की चीज़ दूसरे पर्सन को अफेक्ट करती है। तो जब घर के 4 बंदे ही बीमार हैं तो कितना टाइम लगेगा? ये एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस है दैट वी आर अनहेल्दी फैमिलीज। हमने भी ठीक होना है, हमने अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है। अगर पेशेंट की यहाँ पे पूरा दिन ट्रेनिंग होती है
कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फैमिली की ट्रेनिंग होती है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट है, आप भी, आप को डिपेंडेंट हो। जब तक आप सेम हरकतें और बिहेवियर्स करोगे तब तक आप दूसरे पर्सन की मदद नहीं कर सकते। सो जब आप कहते हैं हमारा पेशेंट हंस रहा था तो हम हंसे, वो रो रहा था तो आज हम रो रहे हैं, तो आप भी डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारा पेशेंट तो बिल्कुल जस्टिफाइड है जब वो कहता है मुझे मेरा नशा नहीं मिलता, मुझे मज़ा नहीं आता, तो वो सच बोल रहा है। मगर आप भी वही बात कर रहे हैं कि हमें हमारा बच्चा नहीं मिलेगा तो हम ठीक नहीं रह सकते। सो अगर डिपेंडेंसी के और को डिपेंडेंसी के फीचर्स बिहेवियर सेम है तो फिर हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हम को डिपेंडेंट होके अपने पेशेंट की मदद कैसे कर सकते हैं? So that means clearly we need to be, मतलब यहाँ पे अपनी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे मेरे हिस्से का कौन सा काम करना, इंस्टेंट रादर कि मैंने 100 किलो का प्रेशर उसके ऊपर ही डाल दिया है, लेट मी टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि उसका मैं बर्डन शेड कर पाऊँ। मतलब सारा का सारा फोकस उधर कि वो 100% बदल जाए। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ली अपने आप को बदलने की, मैंने कितनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने घर के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, मैंने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि पेशेंट को यहाँ पे फॉलोअप पे लाने के लिए, मैंने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली कि उसको पास्ट की जो पेन मेरे अंदर है उसको लेट गो करने की, उन पास्ट के एक्सपीरियंसेस को वापस मतलब हील करने के लिए मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ली। और बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सेम रिकवरी प्रोग्राम है, सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है सबके लिए, अगर इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से एक पेशेंट हमारा और एक फैमिली है वो 10 साल से रिकवरी में है, तो वो कैसे रिकवरी में है? इसका क्या मतलब है? और सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में 1 साल में फैमिली पेशेंट के रिलैप्सेस हो जा रहे हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? इसका क्या मतलब निकलता है? साइंटिफिकली क्या मतलब निकलता है? कि दूसरी पार्टी ज़्यादा बीमार है, दूसरी पार्टी ने अभी पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए हैं, दूसरी पार्टी अभी भी नॉन इश्यूज़ पे फोकस्ड है। हमने लास्ट पॉइंट देखा है, बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद द टीम। जब हम इतनी ट्रेनिंग्स के बाद भी हम लोगों को फ़ोन कॉल्स आते हैं, घर में पार्ट है, छुट्टी देनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट हो रहा है मगर फाइल लगी है, वो इम्पोर्टेंट है, हमने पेशेंट की शादी फिक्स कर दी है, बहुत सारे रीजंस आते हैं, इनका क्या मतलब निकलता है? हमें बहुत दुख होता है। अभी कल का ही एक फ़ोन कॉल आया मेरे इधर से कलीग का कि पेशेंट अभी प्रोग्राम में इनरोल हुआ है, जस्ट लाइक फ्यू वीक्स हुए हैं, एंड ही सेड कि कॉलिंग में फादर ने बोला है कि इस डेट को मैंने कहीं पे बुकिंग कराई है और मैं उसको 3 दिन की छुट्टी पे लेके जा रहा हूँ। एंड फॉर मी एंड फॉर अनदर काउंसलर इट वॉज लाइक टोटली एक मतलब सरप्राइजिंग शॉकिंग थिंग कि पेशेंट को ट्रीटमेंट में आए कितने दिन हुए। इज़ दैट अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन? And the basic question to ask is this a school hostel? Is this a college hostel? कि आप बच्चे को छुट्टी पर लेकर जा रहे हो, और is it a hospital? यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। We are focusing on very serious issues, and when we say live and when we share कि हमने अपने एक पेशेंट को लूज कर दिया, फिर आपको बुरा क्यों लगता है? That is the truth of this illness. फेटल मीन्स जानलेवा बीमारी है, और हमारी जिंदगी में किसी की भी जिंदगी में ये सच्चाई अटैक कर सकती है, और वहां हम ना पहुंचे इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो आपके जब उसमें नॉन इश्यूज आ जाते हैं, जब आप हमसे ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ट्रांसपेरेंट मीन्स आप हमसे सीक्रेट्स रखते हैं, आप हमें बात नहीं बताते हैं,
आप हमारे मुंह पे कुछ और पेशेंट के मुंह पे कुछ और बोलते हैं, तो आप उसका ही नुकसान कर रहे हैं और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, हम प्लीड करेंगे, हम मनाएंगे, चौथी बार हम भी पीछे हट जाएंगे कि ये फैमिली तो मानती ही नहीं है। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं प्रोग्राम के साथ, तो आप अपने पेशेंट से ऑनेस्ट नहीं हैं। अगर एक बच्चा कह रहा है कि इतने दिन हो गए हैं और माँ कह रही है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, इतने दिन ही और रखेंगे, तू अपना दिल लगा, तो आप क्या कह रहे हो? आप अपनी तसल्ली कर रहे हो, और हमें आप अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हो और उसको झूठ बोल रहे हो। बिकॉज वी कम अक्रॉस द फैमिली जो कमिट करके जाते हैं कि कोई गाल नहीं, 1 महीना ही तेरा इलाज का होगा। मतलब ये मुझे बताइए कि डिड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट देन? फिर हम ब्लेम कैसे शिफ्ट कर देते हैं किसी भी दूसरी पार्टी पे? इसका मतलब वापस स्क्वायर वन पे कि हमने बीमारी को समझा ही नहीं है। मतलब पेशेंट घर पे कोई वीक एक्शन कर रहा है, वी आर नॉट ट्रांसपेरेंट, हम वो सीक्रेट्स अपने साथ रखते हैं। हम कहते हैं कि नहीं वो, क्योंकि उसने बोला कि मतलब एक चांस दे दो, ये मत बताना, अगली बार मैं खुद छोड़ दूंगा। और हम क्या करते हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड होके हम कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी आज ये बात। अब मुझे बताओ कि आपने बीमारी को बढ़ाया कि आपने उसके ट्रीटमेंट के आगे हर्डल क्रिएट कर दिया। एक बीमारी ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट वैसे ही इतना मुश्किल है, कितने फाइनेंसेस, कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितनी जान लग रही है। अगर उस ट्रीटमेंट को हम कंसिस्टेंटली, जैसे साइंस ने बोला है, फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे रिलैप्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब पेशेंट रिलैप्स होता है, पेशेंट और बीमार होता है, पेशेंट और सफ़र करता है और फैमिली भी सफ़र करती है, तो थकने और अकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप पहली बार में ट्रीटमेंट में रहते हैं स्ट्रॉन्गली मिनिमम 1 ईयर तक, तो चांसेस रिलैप्सेस के घट जाते हैं। जब आप 10 साल बाद जाके एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अब तो सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फैमिलीज तभी आती है जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि जब तक हादसा नहीं होगा हम मानेंगे नहीं बीमारी है। तो जाहिर है आज अगर आपके पास इतनी एनर्जी है, 5-10 साल के बाद और कम हो जाएगी, फिर तो आप बिल्कुल अक जाएंगे, थक जाएंगे। फिर आप कैसे करेंगे? फिर आप पेशेंट पे ब्लेम डालेंगे। पेशेंट में वैसे ही कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जितने रिलैप्सेस होंगे, प्रोग्रेसिव डिजीज बोला है साइंस ने। दैट मीन्स अगर आज आप 99 बुखार पे आए हैं, कल 104 पे आएंगे, तो 99 जल्दी कम हो सकता है, 104 को टाइम लगेगा, फिर टाइम डबल लगेगा, क्योंकि बीमारी और मैनिपुलेटिव हो चुकी होगी, और कॉम्प्लेक्स हो गई होगी, और पेशेंट में शेम इकट्ठी हो गई होगी। इसलिए इतनी सारी मीटिंग्स में बीमारी के छोटे 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 माइक्रो एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार लेता है कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने हैं। बहुत फैमिलीज को पता नहीं हम कितने कितने फ़ोन करते हैं। आज जो फैमिलीज लेट आई हैं, बहुत दुख की बात है। आप जो मर्जी रीज़न दो, जो मर्जी रीज़न दो, इससे पता लगता है कि आपके लिए बीमारी और ट्रीटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। एवरीथिंग शोज। हम भी रिलैक्स हो सकते हैं, हम तो बड़ी इजीली नोट्स डाल सकते हैं, वी कॉल्ड अ फैमिली डिडंट कम। हम क्यों एफर्ट करें कि चलो ऑनलाइन भी आपकी काउंसलिंग करते हैं। अच्छा अब नहीं आ सकते, चलो ऑनलाइन कर लो। अच्छा फैमिलीज कई बार ऑनलाइन भी नहीं आती। भाई पेशेंट हमारा, बीमारी हमारी, दुख में हम, और सामने वाली पार्टी प्लीड करती जा रही है। डजंट मेक सेंस। डज इट मेक सेंस? यू हैव कम टू अस। मैं आई थी अपने हस्बैंड को लेकर, डॉक्टर भाटिया नहीं आए थे हमें घर में लेने के लिए। आई हैड कम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ फैमिली।
It was my responsibility to attend everything. मुझे कुछ लेना था. So अगर आपको कुछ लेना है, आपको पेशेंट से सच में प्यार है, तो अपना ये वाली जो टॉक्सिक हमारे एस्पेक्ट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करो. और ऑनेस्टी इस ट्रीटमेंट प्रोग्राम की बेस है. जो फैमिली या पेशेंट डिसऑनेस्ट है, सो सबसे पहले फैमिली अगर डिसऑनेस्ट है किसी भी कारण से, रिकवरी विल नॉट कम टू यू. देखिए, एज अ फैमिली अगर फैमिली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप सोचिए कि वो एक सॉलिड फाउंडेशन है, उसके ऊपर इमारत खड़ी होगी आपके बच्चे की, आपके लव्ड वन की. अगर वो सॉलिड फाउंडेशन, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो फैमिली की है, वो बेस ही नहीं तैयार होगा तो इमारत कहाँ खड़ी रहेगी. एंड मैं बहुत क्लियर करती हूँ, अगर बीमारी का मॉडल हमने किया है बायो, साइको, सोशल, स्पिरिचुअल मॉडल, तो अगर ये चारों चीज़ों में हमारी बीमारी के ये इस मॉडल को जस्टिफाई करते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन चारों एस्पेक्ट्स में अपनी लेनी पड़ेगी. बीमारी का पहला हिस्सा कि बीमारी शरीर को सबसे पहले अफेक्ट करती है. ठीक है, तो अगर जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें फिज़िकली, मतलब अपनी बॉडी वाइज भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. अगर आप थके थके हैं, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास गुस्सा है, आपके पास आपका अगर कोई रूटीन नहीं है, आपका अगर कोई खाने पीने का कोई एक शेड्यूल नहीं है, तो मुझे बताओ ये शरीर दूसरे की मदद कर पाएगा? सो एज अ फैमिली प्लीज़ टेक अपनी फिज़िकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप एक केयर गिवर हैं, आपने उनकी टेक केयर करनी है. सो अपने पहले आप खाने पीने का, अपनी नींद का अपना ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए. तो सबसे पहले बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट. दूसरा, जब हम बात करते हैं बायो के बाद साइको की, दैट मीन्स रिलेटेड टू माइंड, आपको मेंटली और इमोशनली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. मेंटली मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम. आपको बीमारी के सारी चतुर चालाकियाँ सारा समझना होगा अगर आपने उसको डील करना है. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आपको इमोशनली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे आप कहोगे गिव अप कर दूँ. बहुत सारे मोमेंट पास्ट के होंगे जहाँ पे आपका दिल टूटेगा जब आप कंपैरिजन करेंगे. सो दैट मीन्स कि इमोशनली रिस्पॉन्सिबल. पेशेंट आपको अपनी क्रेविंग की बात कर रहा है, पेशेंट आपके साथ कुछ कमिट कर रहा है, आप इमोशनली अवेलेबल, इमोशनली रिस्पॉन्सिबल हो कि आपके पास वही पुराने क्रिटिसिज्म, पुराने बेइज्जती प्रोग्राम. सो यू हैव टू बी मेंटली एंड इमोशनली रिस्पॉन्सिबल. थर्ड इज हमारा बीमारी सोशली हमारे रिश्तों को खराब करती है. सो दैट मीन्स जो रिश्ते खराब हुए, डू यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पास्ट को लेट गो करके एक नई शुरुआत करें, पास्ट की उन रिजेंटमेंट्स को छोड़ के नई तरीके से हम एक प्रोग्राम करें, हम अपने रिश्तों में जो कड़वाहट है, इनविजिबल जो दूरियां आई हुई हैं, हम उसको भर सके. सो नंबर 3 इज यू हैव टू बी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी. एंड नंबर 4 इज स्पिरिचुअलिटी. दैट मीन्स की क्लैरिटी ऑफ सेल्फ. क्या आपको अपनी खबर है कि आप क्या कर रहे हैं? हम सारा पेशेंट को एक पूरा का पूरा एक वो दे देते हैं डेक्लेरेशन, डू दिस, डू दैट दिस. क्या वो डेक्लेरेशन आपकी क्लियर है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको अपनी खबर है, आपकी सोचें कहाँ से आ रही हैं, आपके डर कहाँ से आ रहे हैं. सो वी हैव टू बी इन बायो, साइको, सोशल मॉडल में हम इन चारों चीज़ों में अगर रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हम इनकी मदद कर पाएंगे. ये एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप खाली बर्तन से उनको सर्व नहीं कर सकते. अगर आपकी एनर्जी सक है, आपके इमोशंस आपको बैलेंस करने नहीं आ रहे, आपके मूड इश्यूज रहते हैं, आपका बिहेवियर रफ हो जाता है, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल चेंज हो जाए. सो इन 4 एस्पेक्ट्स में सी दैट कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पा रहे हैं. एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फैमिलीज के लिए स्पेशली, कि WHO ने कहा है कि ये फैमिली डिजीज है.
क्या हम फैमिलीज मानते हैं कि बहुत हद तक हम बीमार हैं? हाथ खड़ा करिए। क्या हम बीमार हैं? तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, क्योंकि हमारी भी बॉडी है, हमारा भी ब्रेन जो बॉडी का हिस्सा है वो थक सकता है, बीमार हो सकता है, हमारे दिमाग के केमिकल भी ऊपर नीचे जाते हैं। अब हमने एक पेशेंट का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक माँ को वायरल होने वाला हो या लग रहा हो, तो वो फटाफट दवाई खा लेती है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो मैं बच्चे का ध्यान कैसे रखूंगी। सो अगर आपको प्रोफेशनल्स कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि आप भी दवाई ले लो, आपको बेचैनी हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, इस तरीके से आप अपने पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, तो इसमें क्या गलत है? अगर आपको दवाइयों की ज़रूरत है तो आप दवाइयाँ लीजिए। सेकंड, ऑनेस्टी ऑफ द फैमिली कहाँ आती है? हम पेशेंट को छुड़ाने आए हैं नशा, तो जो फादर्स नशा करते हैं, जो फादर्स नशा ले रहे हैं, माइंड नहीं करना पर ये सच बात है, ये हम कुछ फैमिलीज के साथ डील कर रहे हैं। अगर हम खुद वो नहीं फॉलो कर सकते जो हम पेशेंट को कहते हैं, तो हम उसकी बीमारी को मौका दे रहे हैं वापस आने के लिए। क्योंकि आपका ड्रिंक करना, आपका नशा करना, आपका अपना गुस्सा करना, टॉक्सिक बिहेवियर होना, अनहेल्दी बिहेवियर होना, इस बात की निशानी है। क्या मैसेज जाता है कि हम सीरियस नहीं हैं। स्पेशली जब पेरेंट्स की बात आती है, जब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं, जब उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है। बायोसाइको सोशल मॉडल बोला ना मैम ने, तो फैमिली ट्रेनिंग इसलिए हो रही है कि आता तो एक पेशेंट है, मगर फैमिली बीमार होती है और फैमिली ठीक होके जाती है। अगर घर के जो बड़े हैं, स्पेशली फादर्स या मदर्स, अगर आप अपने घर के एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्दी होने की अपने ऊपर नहीं लेते, तो उस एनवायरनमेंट में, माहौल में, ये बीमारी का रिलैप्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। प्लीज़ आप सीरियसली सुने मैम, सीरियसली सुने ये बात। ये सब बातें बहुत सीरियसली हम कर रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं, बोलो आप देखो या नहीं देखो, डजंट मैटर टू अस, बट इट रियली मैटर्स टू अस। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में। यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा। और एज अ फैमिली बोल रही हूँ मैं एज अ काउंसलर नहीं बोल रही। मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी अपने हस्बैंड और बच्चे को ठीक करना। ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज भी है। जब हम एक फादर को बोलते हैं कि जब आप ड्रिंक करते हैं तो आपका बच्चा आपके मुंह पे बोलेगा, आप खुद तो करते हो, आप मुझे कैसे रोक सकते हो, तो आप कैसे अपने बच्चे को मना करेंगे? तो आप ड्रिंक नहीं छोड़ रहे, आप ये मैसेज दे रहे हो अपने बच्चे को कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, मैं किस हद तक तुम्हारे लिए जा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ों का जो ब्लेम है वो पेशेंट पर डाल दिया जाता है। फैमिली को ये देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमारे बीमार बिहेवियर्स कौन से हैं। जानबूझ के ना पेशेंट कर रहा है ना आप कर रहे हो, मगर कुछ तो खराब हो रहा है ना, जो हम इस ट्रीटमेंट में आए, कुछ तो खराब हो रहा है ना, उसको ढूंढने की जिम्मेवारी आपकी है इन प्लेटफॉर्म्स में बैठकर। अगर आप सीरियस नहीं हैं, रिकवरी नहीं मिलेगी। वेरी सिंपल। नम्रता, हमने राइट वर्ड बोला, जिम्मेवारी, कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।